अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के पारे का नीचे आना क्या मौजूदा हालात के आगे घुटने टेक कर समझौता है या फिर दोबारा नई प्लानिंग है, नई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी जंग छोड़कर अब अदालती जंग लड़ने का फैसला किया है। 15 दिन मुसलसल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे करके कारकुनों का एक बैरूनी साजिश के बयानिए पर और उनका खून गरमाया गया। फिर उन्हें फ़ाइनल कॉल दी तो हुकूमत का भी एक रिएक्शन आया, जो पकड़ धक्कड़ का एक सिलसिला शुरू हुआ। सब जानते हैं कि फिर इमरान खान अपना हकीकी आज़ादी मार्च लेकर निकले। मुश्किल तरीन रुकावटों को अबूर करते हुए 24 घंटों में इस्लामाबाद पहुँचे। सबको लग रहा था कि अव्वल तो खान साहब शायद इतनी सारी रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद पहुंच ही ना पाए, जैसा कि माजी में मुस्लिम लीग नवाज ही की हुकूमत में लॉकडाउन की कॉल पर हुआ था। मगर उम्मीद ये भी थी कि अगर वो पहुंच गए तो 126 दिन के धरने को सामने रखते हुए अब की बार उन्हें वहां से उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पहुंच तो गए खान साहब, लेकिन इस जद्दोजहद का जो क्लाइमेक्स था ये थोड़ा अनयूजुअल रहा। चंद मिनट की तकरीर में उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए सब कारकुनान को घर जाने का कहा। इस गैर मुतवक्किफ फैसले ने जहां कारकुनों में एक मायूसी पैदा की, वहीं सियासी उफ्क पर बहुत से सवालात और अफवाहों को जन्म दिया। जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या कोई मुआहदा हुआ है, कोई बातचीत हुई है, क्या हुकूमत दबाव में आकर इलेक्शन कराने के लिए मान गई है? इमरान खान ने फिर इन सवालात को खुद ये कहकर क्लियर किया कि इनका हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुआहदा नहीं हुआ, जिसके बाद बात फिर वहीं चली गई कि आखिर क्यों इमरान खान ने अपने एहतजाज के नुक्ते पर पहुंचकर इसको ख़त्म किया। आज उन्होंने कोर कमेटी की मीटिंग के बाद दोबारा से 6 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अब की बार वो तैयारी के साथ आएंगे। मैंने उनको 6 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि हम फिर कब आ रहे हैं इस्लामाबाद, और इंशाल्लाह इस बारी तैयारी करके आएंगे। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमें हमारा जो राइट है कि हम पुरअमन एहतजाज कर सके, वो राइट देंगे। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लेकिन हमने निकलना है। हमने किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करना। नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर 6 दिन के बाद दोबारा किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था तो क्या वो एक मौजू वक्त नहीं था कि सारी रुकावटें भी हटा दी गई और मुकर्ररा मंजिल पर पहुँच भी गए? बहरहाल खून खराबे और जलाओ घेराव से अमन का इसको सफ़र कहें या इदारों के ज़रिए नई जंग लड़ने की ताज़ा हिकमत अमली कहें, इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत के इंतखाबी तरमीम के साथ साथ नैब तरमीम पर भी अदालती ताकत दिखाने का फैसला किया है। 2 चीजें हम चैलेंज कर रहे हैं अदालत में। एक तो इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग खत्म की है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। ये ऐसी है कि जी हम फैसला करें औरतों को वोट नहीं देंगे, ऐसे हो नहीं सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, हम ये जो नैब के ऊपर ये करने जा रहे हैं, ये भी हम चैलेंज करेंगे। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट्स पर तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का क्या मतलब है? क्या इमरान खान जो चंद रोज़ पहले अदालतों और इनके फैसलों पर रजीम चेंज के वक्त बहुत खूब तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें एतमाद कैसे होने लगा? तहरीक इंसाफ, जिनका ये नारा था कि कोई ऐसा तो नहीं जो मुखालिफत में रह गया हो, वो फिर कैसे अपने सब मुखालिफिन के साथ मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं? नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा करके मुश्किल फ़ैसले तो लेना शुरू कर दिए हैं, जिससे साफ जाहिर है कि इत्तेहादियों समेत हुकूमत का फौरी इलेक्शन में जाने का कोई मूड नहीं। तो यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ अपना अगर अर्ली इलेक्शन का मुतालिबा मुलतवी कर भी दे तो मुल्की मईशत और आलमी इदारे बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं, और यही फैसले आइंदा इलेक्शन में अवामी राय का फैसला करेंगे। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, इमरान खान दोबारा से 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, कैसे आप लोग देख रहे हैं? इसको संजीदा ले रहे हैं आप लोग कि अगर इमरान खान दोबारा वापस आ जाते हैं इस्लामाबाद, लोगों को आने की कॉल देते हैं, तो क्या फिर इसी तरीके से निपटा जाएगा इमरान खान के लॉन्ग मार्च से? देखिए, इमरान खान साहब के साथ जो पहला उनका फेज था, उससे भी हमने उन्हें बारहा कहा था कि उनका हक है, उनको मुकम्मल तौर पे ये आज़ादी हासिल है जिस तरह बाकी जमातों की, कि वो इससे वो एहतजाज करें, वो जलसा करें, वो जुलूस करें, वो जो उनका हक है वो अपना इस्तेमाल करें। लेकिन खान साहब इस मामले में हमारी बात उन्होंने जो नहीं मानी, और वो साफ वाज़ेह तौर पे कह रहे थे कि मैं सिविल लाइफ डिस्टर्ब करूंगा, मैं हुकूमत बंद करूंगा, मैं वहाँ इस्लामाबाद चौक करूंगा और वहाँ पे बैठूंगा उस वक्त तक, जिंदगी मुअत्तल कर दूंगा जब तक ये इलेक्शन का ऐलान नहीं करते। ये कोई एहतजाज नहीं है,
ना इस एहतजाज के रंग को ये बुरी रंग कहा जा सकता है। हमने जो एहतजाज किए थे, हमने पुरअमन और आइन के और कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज किए थे, और खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जो एक्शन किया था वो भी जमहूरी और पुरअमन तरीके से किया था। खान साहब वायलेंस का पहले दिन से जिक्र कर रहे थे। अदालत दोनों हाई कोर्ट इस्लामाबाद में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप D9 H9 के ग्राउंड के अंदर जाके जलसा कर लें, लेकिन उन्होंने अदालत की भी नहीं सुनी। और अब भी वो ये कह रहे कि हम अदालत में जाएंगे, मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ 6 दिन का, मैं हम अदालत में जाएंगे, हम देखेंगे अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन बहरहाल हमने ये करना है। इसका मतलब है अगर अदालत कहेगी कि नहीं करना, फिर भी करना है। यानी वो अदालत को भी धमकी दे रहे हैं। ऐसी सूरत में खान साहब का ये ख्वाब रह जाएगा, ये एहतजाज नहीं होगा। और अगर वो वायलेंट होकर एहतजाज करना चाहते हैं, रियासत को मुअत्तल करना चाहते हैं, बिल्कुल। अच्छा कायरा साहब, एक मेन मोटिव तो आप लोगों का पूरा हो गया ना हुकूमत में आने का। आप EVM को नहीं मानते थे, फिर नैब कवानीन में तरमीम करना चाहते थे, फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को लेकर एक मुख्तलिफ राय थी। अब ये जब कल सारी कानून साजी होगी, साबका हुकूमत की तरमीम को आप लोगों ने ख़त्म कर दिया, अब इलेक्शंस में इतनी ताख़ीर क्यों है? आपको नहीं लगता कि जितनी ताख़ीर होगी मज़ीद मईशत में मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, अल्टीमेटली आप लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा? बोझ आप लोग उठाने के लिए तैयार हैं अगले इलेक्शंस में? जाहिर है अवाम ने तो देखने की भी हमारे लिए पिछले बजट में फैसले किसने किए, पेट्रोल 30 रुपए लीटर महंगा किसने किया, तो आप लोग मेंटली तैयार हैं कि अवाम को जवाब भी देना पड़ेगा कल को? देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, हमने मुश्किल फैसले किए, करेंगे, आइंदा भी करने पड़े तो करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये वही मुश्किल फैसले हैं जो नहीं हुए थे या हम उसको उसकी प्रेपरेशन कर रहे थे। ये कोई क्विक फैसले तो नहीं है ना कि आपके प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में मैं कह दूं। उसके लिए आपने इंटरनेशनल हालात देखने हैं, आपने दुनिया की ट्रेडिंग नेशन जिनके साथ आपके मामलात हैं, आलमी इदारों के साथ अपने मामला, तब जाके आपने कोई फैसले करने ना पड़े। वो फैसले करने के लिए टाइम लगा, तो ये हम पे प्रेशर था कि जी लेट हो गए, फैसले नहीं कर रहे, कमजोर हुकूमत है। फैसला किया तो ये कहा वो जी बम गिरा दिया। अब हमें नहीं समझ आती कि मीडिया किस तरफ लेके जाना चाहता है चीजों को। ओके, चले आपका क्या करें। दूसरी सवाल ये है कि खान साहब का ये मुतालबा कि जी जो बात है नैब कवानीन में तरामीम की और इलेक्शन कवानीन में तरामीम, ये बात तो जिस दिन ये कानून पास हो रहे थे असेंबली के अंदर, जो जॉइंट सिटिंग में एक सिटिंग के अंदर उन्होंने 31 कानून पास किए। जिस दिन ये कानून पास हो रहे थे वो सब कुछ बाईपास कर रहे थे, बुलडोज कर रहे थे। हमने उस दिन ऐलान किया था कि ये कानून हम नहीं मानते, हम इन कवानीन को जब मौका मिला खत्म करेंगे। और जब हमने खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मूव की, आप याद कीजिए, आपके पास रिकॉर्ड होगा, मीडिया में भी कहा, उनकी खिलाफ जो मोशन पेश हुई उसमें भी कहा, अपने तकरीर में भी कहा कि हम इन कवानीन का खात्मा करके। अच्छा, आप लोग एक तरफ ये बात तो करते हैं कि ओवरसीज को राइट होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो तरीक़ाकार भी तजवीज़ नहीं किया जाता कि किस तरीके से ओवरसीज को राइट देना। आप खत्म तो कर दिया, लेकिन तरीक़ाकार कोई तजवीज़ किया गया है कि किस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग में हिस्सा ले सकेंगे? पहले जरा गौर कीजिए, ये जो सारी बहस है ना, इसको जरा गौर इस पर जरा तवज्जो दीजिए। खान साहब कह रहे हैं फौरन इलेक्शन कराओ। आपने EVM अभी तक प्रचार नहीं की। मैं उनके कानून की बात करूं, मैं इमरान खान की सिंसेरिटी की बात कर रहा हूँ। EVM अभी तक प्रचार नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसकी हमारी तैयारी नहीं है, लोग हमारे ट्रेड नहीं है, उसकी प्रोक्योरमेंट और उसके ट्रायल टेस्ट के अंदर साल लग सकता है। इस साल के अंदर इलेक्शन होगा, EVM पे हो सकता है? आंसर इज नो। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को कहा गया ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का इंटरनेट का तरीका कार इख्तियार करो। इंटरनेट वोटिंग के ऊपर, अमेरिका में इंटरनेट वोटिंग के ऊपर जो है मुदाखलत हो गई। इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये सेफ तरीका नहीं है। अगर जल्दी इलेक्शन हो जाता है तो कोई मैकेनिज्म और होगा नहीं। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर होने वाले इलेक्शन में? तो ये खान साहब ने उनको एक झुंझुना दिया है, एक ऐसा ही उन्होंने एक ट्विस्ट दिया है। ये सब बातें हो रही हैं, आप लोग भी हुकूमत में रहे हैं, नून लीग भी। 1 मिनट मेरी बात सुने जरा, पहले जरा मेरी बात। खान साहब की बात के पीछे सब भाग पड़े। तो भाई पहले गौर तो करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि नहीं? हाँ, आगे आए। हमने इलेक्शन कमीशन को क्या कहा? इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि मौजूदा कवानीन की मौजूदगी में जो EVM का और ये कानून है, इनकी मौजूदगी में तो हम इलेक्शन कराने के काबिल ही नहीं है। लिहाजा
हम इन कवानीन का खात्मा करके इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि आप अपने फॉर्मल तरीकाकार के मुताबिक क्या करना है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए हमें क्या तरामीम करनी चाहिए, उससे भी इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया है कि आप भी लेके आए। और ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट का तरीकाकार ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनको राइट टू वोट दें और साथ ही उनको असेंबलियों में नुमाइंदगी दें, उनकी सीटें दें दुनिया के मुख्तलिफ। ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 5 साल के बाद हम इसी बहस में पड़े और अब सब लोग, हर सियासी जमात यही कहे कि एकदम नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता। आप लोग भी 5 साल रहे हैं, नून लीग भी 5 साल रही है, अब तहरीक इंसाफ 4.25 साल रही है, वो भी अपने वक्त में कुछ नहीं कर सके। हर 5 साल के बाद क्या हम यही कहेंगे कि अभी वक्त नहीं है? कोई भी पार्टी अपने वक्त में करती नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं तो आपसे सवाल ये कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि अभी वक्त नहीं, मैं कह रहा हूँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अच्छा, मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है, क्या आपकी दानिश में अगर अगले 6 महीने में इलेक्शन हो जाए तो ईवीएम प्रोक्योर हो जाएंगी? सर जाहिर है इलेक्शन कमीशन ही नहीं मान रहा, वो कहते हैं कि नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ? फिर हम कह रहे हैं कि अगर जल्दी इलेक्शन कराना भी है, साल बाद भी कराना है, तो इवन देन इलेक्शन कमीशन को अपना प्रोसेस तो करने दें। इलेक्शन कमीशन का सारा काम रुका पड़ा है और आप कह रहे हैं आप अपनी सारी डिबेट को एक बार के लेके आ गए कि जी ये ईवीएम खत्म कर दी हो, पता नहीं क्या होगा, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी का। हम तो कह रहे हैं उनको नुमाइंदगी दो भाई, सिर्फ वोटिंग राइट ना दो। सही। अच्छा कायरा साहब, क्या ये बात दुरुस्त है? ख्वाजा आसिफ तो कह चुके हैं टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर के मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी थी कि असेंबलीज को डिसॉल्व करके इलेक्शंस की डेट को अनाउंस कर दिया जाए, लेकिन फिर बाद में फैसला बदल लिया गया। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हक में थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय मुख्तलिफ थी? ख्वाजा आसिफ साहब तक को फैसला था जी, उनकी बाकी जमात के लोगों ने तो कभी ये बात नहीं। अभी राना तनवीर साहब से भी बात हुई थी हमारी, वो भी कह रहे थे कि जी ये फैसला हुआ था। उनके यहाँ हुआ होगा जी, उनकी कोई इंटरनल डिबेट होगी। जो हमारे साथ होता वो तो मुश्तरका फैसला होना था ना इत्तेहाद का। ये उनकी इंटरनल एक अपनी जमात के अंदर हो सकता है। यही मैं पूछ रही हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून की ये सोच थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डिफर कर रही थी? हम सिर्फ डिफर नहीं कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की अपनी सोच थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जैसे हमारे इस सोच के हामिल थे, बाकी जमातों की भी अपनी सोच थी। ये 2 जमातों का फैसला तो नहीं था। हाँ, मुस्लिम लीग के अंदर भी एक स्प्लिट राय थी। हाँ। उनके अंदर भी ये बहस थी कि जल्दी इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए और मुश्किल फैसले करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। हम तो बिल्कुल वादे थे, लेकिन जो भी फैसला होना था अल्टीमेटली वो जमातों की अपनी राय कलेक्टिव लीडरशिप में बैठ के, इत्तेहाद में बैठ के फैसले करने थे। और वहां पे जो फैसला हुआ उसमें सब जमातें शामिल हैं। कौन सी जमात कह रही थी नहीं, कौन सी जमात कह रही थी हाँ, ये सवाल ही खत्म हो गया। अपने अपनी राय लेके आए, वहां बैठे। ये जमातों के अंदर भी तो राय डिफरेंट होती है ना, तो एक तो नहीं होता कि जमातों के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बावजूद जब डिबेट होकर कोई फैसला होता है तो वो फैसला उस जमात की फाइनल राय होती है। इसी तरह इस इत्तेहाद के अंदर शामिल जमातों की इंडिविजुअल आराम काबिले एहतराम है, लेकिन जो कलेक्टिव फैसला आया वो सबका है। तो ये जो लॉन्ग मार्च के दौरान हुआ, भी कलेक्टिव फैसले से सवाल मेरे जहन में आया कि जो पक्कर धक्कर, मार धाड़, लोगों की गाड़ियां तोड़ना, पुलिस को ये राइट्स देना, ये भी सबकी कलेक्टिव एक राय थी कि ऐसा पुलिस को करना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए ताकत के जोर पे। पहली बात तो ये है कि 2 चीजें देखनी है। एक तो ये था कि क्या उनको रोकने का फैसला करना चाहिए था कि नहीं, दूसरा है कि कैसे रोकना, तीसरा है कि आगे वहां मौके पे रिएक्शन क्या हुए। ये तीनों अलग अलग चैप्टर्स हैं। एक मेजर फैसला था जो इत्तेहाद ने करना था कि क्या उनको आने देना है या रोकना है। उसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि हमने ये फैसला किया था कि इमरान खान साहब सिविल लाइफ डिस्टर्ब करके और गवर्नमेंट को चोक करने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और खूनी रेवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, लिहाजा उनको रोकना जरूरी था। ये फैसला हो गया कि रोकना है। अब कैसे रोकना है, उसके लिए जो इंतजामी तरीकाकार है वो इंतजामिया के पास मौजूद होता है, वो सिविल गवर्नमेंट के पास नहीं होता। लेकिन हमने कानून और आइन के अंदर रहना है। तीसरा, वहां पे कुछ लोगों के ये होता है जी, आंसू गैस क्यों होती है? आंसू गैस इसलिए होती है कि जब क्राउड को डिस्पर्स करना होता है, ये कोई ऐसा हथियार नहीं है जो इलीगल है, ये सिर्फ हमारे कहने पे, इससे पहले भी गवर्नमेंटों के पास होता है और ये इंतजामिया इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर किसी की गाड़ी तोड़ी गई तो ये वहां पे एक खास रिएक्शन था उस वक्त के कुछ पुलिस अफसरों का या पुलिस के जवानों का, जिनका एक साथी शहीद हो चुका था और जिनके ऊपर वहां गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई, मार धाड़ हो रही थी, पथराव हो रहे थे। उसके अंदर कुछ जिस तरह हमारे कारकुन
कुछ रिएक्टिव ज्यादा हो जाते हैं। पुलिस के कुछ जवानों का वहाँ लोकल रिएक्शन था, इसको पॉलिटिकल लीडरशिप का फैसला नहीं कहा जा सकता किसी सूरत में। मतलब फिर गंदम के साथ गेहूं तो पिसता ही है फिर। ये देखिए, ये बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है कि ये इन फैसलों के जो अमली नताइज होते हैं, जब ग्राउंड के ऊपर आके उससे प्रैक्टिकल शेप लेनी होती है, तो फिर यकीनन कहीं ना कहीं वो कमजोरी हो जाती है, गलत हरकत हो जाती है। हमसे भी हो जाती है, हमारे बाजों का ऐसी बातें कैसे ऐसे काम कर जाते हैं। हमने भी बहुत एहतजाज किए, जिसका क़यादत कभी नहीं कहती कि यह काम करे, रोकती है, इसके बावजूद स्पॉन्टेनियसली बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा हुआ, लेकिन ये हैंडलिंग का इशू था। प्रिंसिपल इनको रोकना चाहिए, क्यों रोकना चाहिए, तो उसकी वजाहत कर चुका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुशीर पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, हुकूमत तहरीक इंसाफ के 6 दिन की अल्टीमेटम को क्या संजीदा ले भी रही है, नहीं ले रही है, या आप ये समझ रहे हैं कि देख लेंगे 6 दिन के बाद अगर ये इस्लामाबाद दोबारा आने का फैसला करेंगे तो फिर यही सब कुछ होगा, पकड़ धक्कर, मार कुटाई, शेलिंग? मेहरबानी शादिया, पहले भी आपने देख लिया जो इन्होंने बड़ी तैयारी की, बहुत सारे जलसे किए, जिस तरह अभी आपने अपनी इंट्रो में कहा है कि बेशुमार जलसे किए, मोबिलाइजेशन की इन्होंने, और फिर फाइनली उन्होंने कहा मैं एक डेट दूंगा, जो डेट दे दी उन्होंने। और उस डेट पे जिस तरह ये आए आपने देखा कि जो भी आप कहें वो एक गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट का एक हक है कि इन और कानून से बालातर होकर कोई चीज़ करे या कोई ऐसा जुलूस एहतजाज करे जो इन कानून से बाहर हो, तो फिर उसको हैंडल तो करती है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कोई ख़ास लोग नहीं थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि शायद हम कोई मारकुटाई करने आ रहे हैं, हम कोई पुरतशद्दुद वो एहतजाज करने आ रहे हैं। आप लोगों ने एक अजम्पशन की बुनियाद पर पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। नहीं, ये इनकी तकरीरें, इनकी बातें, इनके जो प्रोग्राम हैं वो देखें, ऐसे नहीं होता। और वो उसका सबूत बड़ा वाज़ह सबूत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको आने दें और रुकावटें हटा दें और रुकावटें हटा दी गई, तो ये एक जत्थे के साथ KPK से, जो कि GB का भी, गिलगित बल्तिस्तान का भी चीफ मिनिस्टर और KPK का चीफ मिनिस्टर की साहिबराई में, जो एक मैं नहीं समझता कि उनको इस किस्म का फेल करना चाहिए, अपनी पुलिस के हमरा, अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मार्च शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो अमल किया गया, जिस तरह उनके जलसे के लिए जगह बनाएगी, 5-6 करोड़ रुपया भी वहाँ पे लग गया, लेकिन हुआ क्या, वो रेड जोन में आए, वहाँ पे उन्होंने आग लगाई और वहाँ पे जो हशर किया वो आपके सामने है। ATM तोड़ दी और सारा जो कुछ हुआ आपके सामने है। और यहाँ भी लाहौर में भी एक लेकिन पुलिस का जो रवैया था वो दुरुस्त था, लोगों की पकड़ के रोक के गाड़ियां तोड़ना, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ लाहौर में जो कुछ हुआ, फिर रातों को जिस तरह लोगों के घरों पर जाकर छापे मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्या ये पुलिस का रवैया दुरुस्त था? जाहिर है हुकूमत के ऑर्डर के बगैर तो पुलिस ये सब कुछ नहीं कर रही होगी। नहीं, देखें, अगर पुलिस को पता है कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे, कोई फितना फसाद करेंगे, तो उसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस अपने मैयत ले और उसको ये इख्तियारात हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ जो कांस्टेबल के साथ इन्होंने किया, कांस्टेबल एक शहीद हो गया, आपको बहुत याद होगा, का नाम कमाल था या क्या था। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके सामने चीज़ें हैं। और जिस तरह असला पकड़ा गया इनसे, इनकी गाड़ियों से, जिस तरह हमें इतला थी कि वहाँ पे जो प्रोसेशन आ रहा है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं KPK से, वो मुसल्ला हैं, उनके पास हर किस्म के हथियार हैं। तो मैं समझता हूँ ये बातें करना कि जी वो हमने अज्यूम कर लिया, ये तो बिल्कुल फजूल किस्म की बात है। और वो तो तशद्दुद पे ही उकसाता है, ये जो इमरान खान है उसको स्वाय तशद्दुद पे या किसी और। लेकिन अगर आप, मेरा सवाल वहीं रह गया, अगर 6 दिन के बाद दोबारा इमरान खान कॉल देते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं कि आप 6 दिन के अंदर नहीं फैसला करते, इलेक्शन की डेट नहीं देते, असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं करते, और वो फिर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो यही स्ट्रेटजी होगी, इसी तरह रोकेंगे आप लोग दोबारा?
जिस तरह पहले इसने इकट्ठे किए हैं इस दफा भी करके देख ले। तो मैं आपको बताऊं लोगों को खौफ इतना डाल दिया था, पकड़ दकड़ करके लोगों के घरों पे छापे मार के आप लोगों ने निकलने नहीं दिया लोगों को। इसने तो अपने कई बार नौजवानों को उकसाया है अपनी तकरीरों में। ये आजकल तो मीडिया सब कुछ दिखा रहा होता है। पेशावर से इस तरह जो कहा तो बच्चों को, वो आपके सामने है। तो मैं नहीं समझता कि ये, लेकिन 6 दिन की यहाँ तो ये कह के गया था कि मैं 6 दिन बाद आऊंगा। अब कहता 6 दिन बताऊंगा मैं कब आऊंगा। तो ये छोड़े इसकी बातें, मतलब अभी तो आप इन 6 दिनों के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि इलेक्शन, ज़ाहिर है आप लोग एक ही बात करते थे ना कि हम लोग आए हैं, हमने इंतखाबी इस्लाहात करनी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से फैसला करना है, नैब कवानीन में जो तरमीम है वो करनी है, ये हमारा मोटिव है हुकूमत में आने का। हम कोई लंबा अरसा बैठने नहीं आए। ये काम तो अब आप लोगों ने कर लिया है, चलें बजट भी आप लोगों ने दे देना है, तो फिर इलेक्शन में इतनी देर क्यों? नहीं देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि ये में जो एक ग्राउंड है जो एयर मार्क की हुई है जलसों के लिए, जहाँ मौलाना साहब भी बैठे थे, तो वहाँ पे आगे जलसा करें, जो जो इन्होंने करना है वहाँ करें। लेकिन अगर इन्होंने ये कोशिश की दोबारा, तो पहले जो इनके 5-7 हज़ार लोग थे, अब मेरा शायद 2-3 हज़ार भी इकट्ठे ना हो। दूसरी बात रही कि ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या बात दूसरी आपने की, हाँ रिफॉर्म्स की। अगर हमने नेशनल इंटरेस्ट में मुल्क की सूरत हाल को देख के, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर हमने एक फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले करने हैं, बजट भी हमने देना है इन हालात में, और हमने ये जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ानी है, तो हम लोगों को रिलीफ देने के लिए भी हमें कुछ टाइम चाहिए। इसका जो गंद है, जो माशी तौर पे तबाह किया हुआ है इसने पाकिस्तान, उसको थोड़ा सा तो हमें टाइम चाहिए कि हम एक ऐसे। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जिसका वैसे तो अल ऐलान ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि नून लीग ने फैसला कर लिया था कि असम्बलीज को डिसॉल्व कर दिया जाए, लेकिन फिर बाद में फैसला बदल दिया गया। क्या ये बात दुरुस्त है कि नून लीग में भी एक रिफ्ट थी, डिवीजन है कि इलेक्शन होने चाहिए, एक धड़ा कहता है नहीं होने चाहिए, वक्त पूरा करना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप लोगों के जो बाकी इत्तेहादी हैं, वो भी इस बात पर राजी नहीं थे कि फौरी इलेक्शन हो और असम्बलीज को डिसॉल्व किया जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल एक वाक़िब जानब है जो मुस्लिम लीग नून में हमारे साथी हैं, कि वो सोच रखते हो कि इसके गंद को अपने ऊपर ना लिया जाए। ये जो गंद का टोकरा है जो इसने 4.25 साल में किया है सारा, माशी तौर पे या दूसरी गवर्नेंस के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अप्रोच उनकी है। लेकिन आप लोग क्या फैसला कर चुके थे जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं कि असम्बलीज डिसॉल्व करने का फैसला हो गया था, लेकिन फिर बाद में बदल दिया? नहीं, इस पर सीरियसली गौर हो रहा था। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बात दूसरी कर रहे हैं वो भी ये है कि अगर एक चीज़ का हमने किया है, इससे मुल्क की जान छुड़ाई है इमरान खान से, बहुत बड़ा काम किया है अपोजिशन ने, क्योंकि उस वजह से मुल्क जो है वो बहुत ख़तरनाक हालात में जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि अब उसको संभालना भी अपोजिशन की जिम्मेदारी है, और हमें संभालना चाहिए। हमें बिल्कुल शाये नहीं होना चाहिए, हमें डट के फैसले करें। अवाम को पता है जो सूरत हाल है, कोई महीने 1.5 में तो ये सूरत हाल पैदा नहीं हो रही ना, तो 4.25 साल का जो भी फैसले करें, आपको नहीं लगता अल्टीमेटली इसका बोझ ज़्यादा नून लीग पर ही पड़ना है? आप लोगों की सवाल होने हैं, ज़ाहिर है मेन स्ट्रीम पर तो ज़ाहिर है बड़ी पार्टी आप लोग हैं, मेन वजारतें आप लोगों के पास हैं, 30 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, पीपल्स पार्टी से बाकी इत्तेहादी जमातों से कोई नहीं पूछेगा, ये सारा मलबा आप लोगों पे ही गिरेगा। देखिए, मैं अब समझता हूँ कि ये नहीं, इत्तेहादी जमातें सारा मिल के ही हम ये बोझ उठाएंगे। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, हमें टाइम अगर हम लेते हैं, जो क्या फैसला है कि हम चलाएंगे इसको अगस्त 2023 तक, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हालात 5-6 महीने बाद आपको बेहतर नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अवाम को पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, इसलिए हमें कोई इसमें शक नहीं कि शहबाज साहब की सरबराही में, मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मतलब ये फैसला हो चुका है कि अगस्त 2023 में इंतखाबात होंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैसला है कि 2023 तक जाएंगे और अगस्त तक जाएंगे। न्यूट्रल, वाकई न्यूट्रल है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई बातचीत नहीं है इलेक्शंस के हवाले से? प्रेशर मैं तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन प्रेशर हो भी तो प्रेशर लेने के लिए अब तैयार नहीं है। ये क्या बात है कि प्रेशर किस चीज़ का? एक आए हैं, हमने एक आईनी तरीके से काम किया है, बैठे हैं, अब हम काम करना चाहते हैं। वाकई न्यूट्रल हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बजट भी दे दें, मुश्किल फैसले भी करें मुल्क की मुफादात में, मुल्क के खातर, तो
तो फिर हमें काम भी ना करने दिया जाए, उसका इम्पैक्ट जो है वो हम उसको थोड़ा सा। मेरी बात का जवाब दे दें, न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल हैं? देखिए मुझे तो ये तो पीटीआई वाले बता सकते हैं, जिनको वो पहले फ़ोन करते थे, अब फ़ोन नहीं गए होंगे, जो वो यही कहता ना कि मुझे बचाया क्यों नहीं है, यही उसकी आप लोगों तक तो कोई फोन नहीं आए कि बस जो आप लोगों ने करना था कर लिया, आप इलेक्शंस अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें, को मिलजुल के बात करें, मुज़ाकरात करें? नहीं हमें कोई फ़ोन क्यों आने थे कि जी आप डिसॉल्व करें और जाएं और ऐसा काम करें। मैं समझता हूँ कि एक गवर्नमेंट आई है, ये मजाक तो नहीं, ये काम किया है, तो उसके बाद आप 15 दिन बाद, महीने बाद आप छोड़ के घर चल जाएं। वो जो ये मुश्किल फैसले में, मेरी शादियाँ, मेरी बात सुन लें। जी। मुश्किल फैसले करने को आप कहते हैं कि जी पॉलिटिकल हमें आएगा थोड़ा सा, उससे ज़्यादा ये खतरनाक है हम छोड़ के चले जाएं। मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, ये अगर हम पॉलिटिकली उसको कोई माइलेज हमें मिलनी है तो वो हुकूमत करने से अच्छी गवर्नेंस दें, इकोनॉमिक साइड पे लोग तकलीफ दें और इंशाल्लाह देंगे तो बेहतर चीजें हो जाएंगी। वरना वहां से भाग जाना तो कोई मसला नहीं ना, क्योंकि मुश्किल हालात में है पाकिस्तान, मुश्किल हालात से निकालना ही तो हमारा एक काम है। हमें यही करना चाहिए कि मुश्किल हालात से निकालें और वहाँ को जो है वो उनका तकलीफ माशी तौर पे कोई हल निकाल लें। बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन, वफाकी वजीर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपका। अली ज़फ़र साहब, आज इमरान खान साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की पेशावर से और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि क्या हमारा हक नहीं है कि हम जमहूरी तरीके से अपना जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। बात यह है कि आपको भी याद है कि 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि विफाकी हुकूमत से भी कि हर तरह की रुकावटें हटा दी जाएं, हर एक को पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया था, अब आप किस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं? क्या ऐसी आप लोग चाहते हैं कि आपको गारंटीज दे सुप्रीम कोर्ट के एक बार फिर से आप लोग इस्लामाबाद आ सकें? जी नहीं शाजिया, देखें जहाँ तक कानून और आइन का ताल्लुक है वो बड़ा वाज़े तौर पे कहता है, और आपको तो पता है, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, कि जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आज़ार राय, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक वर्कर, हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो किसी जगह जाके रैली निकाले और वहाँ एहतजाज करे और अपना प्रोटेस्ट करे। उसको ये तो सिविल राइट जो है आपकी एक्सरसाइज करना, सिविल डिसोबीडियंस आपको पुरअमन करना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जमहूरियत के साथ बड़े लिंक्ड हैं, उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। उनको कोई भी हुकूमत जो है, चाहे हमारी हुकूमत हो या आजकल जो की हुकूमत है उनकी हो, कोई भी हुकूमत उसको रोक नहीं सकती, उसको पहले से डिसाइड नहीं कर सकती कि आप चूंकि पुरअमन नहीं होंगे इसलिए हम आपको अरेस्ट करते हैं, आपको पकड़ते हैं, आपको उस दिन निकलेंगे ही आप जाने के लिए तो आपको मारेंगे। ये सिर्फ डिक्टेटरशिप में होता है। अब हुआ ये कि ये हमने देखा कि ये हुआ, हुकूमत वाले कहते हैं कि आप पुरअमन नहीं करने लगे थे इसलिए हमने ये कहा, हमने ये सब कुछ किया। हम कहते हैं कि हम पुरअमन रैली थी, ये हमारा हक है, आपने पहले से कैसे फैसला कर लिया? नहीं, जब शेख रशीद साहब बार बार टेलीविजन पर आकर ये कहेंगे कि ये खूनी मार्च होगा, आर होगा, पार होगा, खूनी मार्च होगा, तो जाहिर है एक कंफ्यूजन तो फैलेगी ना। हुकूमत तो ये सोचेगी कि पता नहीं आप लोग क्या करने आ रहे हैं। चले, अगर उन्होंने ये कह भी दिया, उसके बाद बहुत सारे मुख्तलिफ जो हुकूमत के, मैंने खुद बल्कि कहा आके चैनल्स पे भी और बाकी हमारे लीडरान ने भी कहा कि ये पुरअमन करने जा रहे हैं हम, इसमें कोई खून खराबे की बात नहीं है, ये हमारा राइट है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने उसको एक, जिस आप कह रही हैं कि एक स्टेटमेंट को बना लिया बहाना, और वो जो भी किया बहुत एक्सेसिव किया, वो हमने सब ने देखा। इसमें मेरा ख्याल है आप भी मानेंगी कि हाँ बड़ा एक्सेसिव हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के पास हम क्या करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाना चाहते हैं कि ये जो बुनियादी हक है, सुप्रीम कोर्ट इस बुनियादी हक की हिफाजत करने के लिए उनकी ऑब्लिगेशन है, आइन में उनकी जिम्मेदारी है
कि जो भी जब भी जो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है, उसकी कोई भी हुकूमत खिलाफ वर्जी करेगी तो उनका एक हक है कि वो उसको दुरुस्त करें। हम कहने चाह रहे हैं कि आप एक स्टैंडर्डाइज रूल्स बना दें, आप एक रैलीज की जो प्रोटेस्ट हैं, क्योंकि आज हम हुकूमत में, कल कोई हुकूमत में होगा, आज हम ऑपोजिशन में, कल कोई ऑपोजिशन में होगा, तो ये एक हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए अक्रॉस द बोर्ड एक TORs बनाया जाए, प्लान्स और प्रोसीजर्स बनाए जाए। आप लोगों ने तो अपना, सबको हक होना चाहिए, आप लोग तो अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन श्रीनगर हाईवे पर बैठकर जब आप लोग ये कहकर निकलते हैं वहां से कि हम लोग यहाँ पर धरना देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इलेक्शंस की हमें डेट नहीं मिल जाती, जब तक असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं कर दिया जाता, अपना हक इस्तेमाल करते करते उन हजारों लाखों लोगों के हुकूक का क्या? जब एक मेन सड़क को ब्लॉक करके बैठ जाएंगे, जब रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, जब स्कूल जाने वाला स्कूल नहीं जा सकेगा, जब अस्पताल जिसने जाना है वो वहां नहीं पहुंच सकेगा, जिसने रोजगार के लिए निकलना है वो नहीं पहुंच सकेगा, तो उन लोगों के हुकूक पूरे ना होने का कौन जिम्मेदार होगा? जी शाजिया, देखें, पहली बात तो ये है कि ऐसे नहीं होने जा रहा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक हिस्टोरिकल बात बताऊं। आपने सुना होगा नेल्सन मंडेला का नाम, जिन्होंने पूरी अपार्थाइड की जो रिजीम को गिराया। आपने सुना होगा जो बहुत फेमस हैं मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने कालों की जो स्याफाम लोगों की जो ब्लैक्स की राइट्स थी अमेरिका में वो पहली बार इस्टेब्लिश की। आपने हमारी पाकिस्तान की तारीख पढ़ी होगी कि हमने जब पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस ली, आज़ादी ली, उसमें हमने क्या किया। ये सारे लोगों ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके नेल्सन मंडेला, जितने जितने आपके सिविल राइट मूवमेंट्स हैं वो इसी प्रोटेस्ट से आए हैं। तो कहा यह जाता है हिस्टोरिकली कि ये राइट ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो इंडिविजुअल राइट से ज्यादा बढ़ के है। इंडिविजुअल राइट, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप तोड़फोड़ करें, ये किसी को इजाजत नहीं, और हुकूमत का फर्ज है कि अगर कोई भी रैली में तोड़फोड़ करता है तो आप उनको तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की मामूलात में खलल पड़े, वो भी आप लोग, वो भी इट्स ओके है, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि एहतजाज हर रैली का जो है, हर रैली का इंडिविजुअल पे इफेक्ट होता है, लेकिन रैलीज पूरी दुनिया में निकाली जाती है। सो ये आप नहीं कह सकते कि रैली का इफेक्ट नहीं होगा, इंडिविजुअल पे होगा, लेकिन वो बर्दाश्त करना पूरी दुनिया में कहीं भी दूसरे लोगों की जिंदगी में खलल डालने की इजाजत कोई मुल्क नहीं देता। आप वेस्ट में मुझे किसी एक मुल्क की मिसाल बता दें, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, इंग्लैंड, सर वहाँ एहतजाज करते हैं, ज़रूर करते हैं, लेकिन वो ममालिक ये इजाज़त नहीं देते एहतजाज करने वालों को कि एक आम किसी शख्स की, आम लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो। सर आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट में गए और कहा कि हमें H9 पार्क में इजाज़त दी जाए कि हम वहाँ पर अपना जो है वो एहतजाज कर सकें, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इजाज़त दी तो फिर खान साहब ने कह दिया कि लोगों को मैसेज दिया कि आप लोग डी चौक पहुँचे। सर ये भी एक खिलाफ वर्जी नहीं थी जो आप लोगों ने कमिटमेंट किया, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आप डी चौक पहुँचे? जी, इसका मैं पहले आपको सेकंड जवाब देता हूँ, पहले मैं जरा कंप्लीट कर लूँ। जी, जो पहला आपका पॉइंट था वो आपका एक बजा पॉइंट है, लेकिन उसमें आपको एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। रैली वाले, जिस तरह मैंने कहा, ये नहीं कर सकते कि लोगों की तोड़फोड़ करें या पब्लिक प्रॉपर्टी की भी तोड़फोड़ करें, ये नहीं हो सकता। लेकिन रैली जब निकलेगी तो उससे लोगों को इफेक्ट तो जरूर होगा, और कहा यह जाता है कि चूंकि रैलीज जमहूरियत का इतना एक गहरा ताल्लुक है, इसलिए उनको रोका नहीं जाता। और ये पाकिस्तान की बात नहीं मैं कर रहा, आप एशियन ममालिक को ले लें, आप यूरोपियन ममालिक को ले लें, हर जगह रैली निकलती है तो एक उसका प्रोसीजर रूल जरूर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इफेक्ट करता है लोगों को। ट्रैफिक भी जैम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन वो बहरहाल जमहूरियत का हिस्सा है। अब आपका दूसरा पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस जगह पे कर लें रैली और हमने नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। असल में ये सुप्रीम कोर्ट तब इन्वॉल्व हुआ था जब ये सारी पकड़ धकड़ हो रही थी, जब रैली निकल चुकी थी, जब लोग अरेस्ट हो रहे थे। क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया था जब अरेस्ट हो रहे थे लोग, अभी रैली निकली भी नहीं थी, तो हम कह रहे थे कि हमें इजाजत दी जाए कि ये हमने रैली निकाल दी, और हमें पहले से ही प्रिजम्पशन करके
तो अरेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों को मार धाड़ भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त जिस सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कमेटी बनाएं और कमेटी बना के ये फैसले करें, हम आपको उन फैसलों के मुताबिक फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आपको याद है कि बाय द टाइम वो 10 बजे शायद रात का वक्त था जब कमेटी ने मिलना था, बाय द टाइम काफी मामला आगे जा चुका था। लोगों को मुझे भी पता है कि बहुत सारे मेरे जानने वालों को, वकला को भी बड़ा तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया। तो आप इन वजूहात को लेकर फिर आप लोग पीछे हट गए और आपने कोशिश नहीं की कि बातचीत की जाए, आगे बढ़ाई जाए? तो फिर आई थिंक खान साहब ने फिर ये देख के कि ये ज्यादा मामला एक तसादुम की तरफ जा रहा है, तो फिर उन्होंने शायद कॉल ऑफ कर दिया होगा उस वक्त। लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने कोई इजाजत मांगी किसी जगह की और खास कोई एग्रीमेंट हो गई किसी जगह की। खान साहब ने आपको डायरेक्टली कहा कि कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई इस पर बातचीत नहीं होगी, हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात नहीं होगी, क्या खान साहब ने डायरेक्टली आपको ये मैसेज दिया? नहीं, मेरी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस केस में। मैं तो इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। मैं तो आपको वो बात कर रहा हूँ जो रिकॉर्ड की है। मुझे नहीं इल्म के किसको क्या कहा गया, लेकिन मुझे ये इल्म जरूर है कि ये बात तय नहीं हो सकी थी। बल्कि आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि नॉर्मली ये होता है कि आप जब रैली निकालने लगे तो आप एक खास एरिया का रिक्वेस्ट करते हैं और हुकूमत का ये फर्ज है आइन के तहत कि वो डेजिग्नेट कर दे आपको और दे दे कि इस जगह पे आप जाके अपनी रैली निकालें और आप अपनी जो आपने डिस्कशन करनी है, जो डिबेट करनी है, जो बातें करनी है आप करें। जो आपने देखा पंजाब में और एरियाज में भी हो रहा था और सारा पूरा मन रहा, एक चीज भी नहीं टूटी। लेकिन इस बार हुकूमत ने वो इजाजत भी नहीं दी। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पकड़ धक्कर से मामला ज्यादा खराब हुए। लेकिन अब जब आज इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम और तैयारी के साथ आएंगे, हम भरपूर तैयारी के साथ अब आएंगे, इसका क्या मतलब है? किस तैयारी का मतलब क्या है? कि अब आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए? खान साहब ने कहा कि हमारा कारकुन जो है ना वो इस सिचुएशन के लिए हमें नहीं पता था, तैयार नहीं थे, लेकिन हमें ये पता चल गया था कि अगर कारकुन इतना ज़्यादा गुस्से में है कि खून खराबा हो सकता है। तो अब तैयारी से क्या मतलब है? आप कारकुनों को क्या कहकर लेकर आएंगे कि तुम लोग भी टूट पड़ो अगर ऐसा कोई माहौल होता है, या बिल्कुल पुरअमन होगा? ये इस चीज़ को ज़रा क्लैरिफाई कर दें। जी देखें, बड़ा सिंपल बात है कि हमारा बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बल्कि बहुत जब से डिक्टेटरशिप खत्म हुई है, जब से जमहूरियत हमारे मुल्क में वापस आई है और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं गई हैं, हमारी भी 3.5 साल हुकूमत रही है, तो हमने नहीं देखा कि इस तरह अरेस्ट हो या लाठीचार्ज हो या टेयर गैसेस हों। और तो हमारे वो एक तरह से कॉन्सेप्ट में ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। और हम इसलिए आपने देखा कि वो कंफ्यूजन में थी, और कंफ्यूजन के बाद जब ये सारी खबरें आना शुरू हो गई कि इस तरह हो रहा है और लोगों को मारा जा रहा है, तो फिर वर्कर्स को भी फिर गुस्सा चढ़ गया। एक आखिरी सवाल का जवाब देते हैं अली जफर साहब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुतालिक आप लोगों की हुकूमत ने जो तरमीम की थी, मौजूदा हुकूमत ने इसको खत्म कर दिया है। आप लोग इलेक्शन की डेट तो मांग रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे इलेक्शंस में आप लोग जाना, इमरान खान साहब जाना पसंद करेंगे जिसमें ईवीएम भी ना हो? क्योंकि इमरान खान, आप लोग तहरीक इंसाफ ये समझते हैं कि ईवीएम के बगैर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इन तमाम तरमीम को खत्म कर दिया है। अब इलेक्शन की डेट तो आप लोग मांग रहे हैं, इन मामलात का क्या होगा? इसके बगैर इलेक्शन में जाएंगे आप लोग? जी देखें, कल का दिन मेरे लिए बहुत अफसोसनाक दिन था जी। वो इसलिए क्योंकि दो बड़े अहम कवानीन थे। एक तो नैब के कवानीन थे और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में कानून था। मैंने देखा कि सेनेट में ये कानून पे कोई बहस नहीं हुई। 1 मिनट में वो कानून पेश किया गया और दूसरे मिनट में वो पास होके चला गया। मुझे पता भी नहीं चला, मैं खुद सेनेट में बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता चला कि वो कानून क्या था। अगर आप कानून को डिबेट नहीं करेंगे, अगर आप बेशक मेजॉरिटी का फैसला एंड में मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी का फैसला हो सकता है, तब भी यही होता जो था, लेकिन कम से कम आप डिबेट तो करें। इतनी अहम बातें हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं, आप ईवीएम को हटा रहे हैं, कम से कम उस पर बात तो सुने, हमारा मौकफ सुने, अपना मौकफ दें, कन्विंस करने की कोशिश करें। जो एक सेनेट का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईनी
हक भी है और जिम्मेदारी भी है, लेकिन उसके बगैर ये हो गया। अब आप कहेंगी कि भाई आपने भी तो किया था, अपने जमाने में भी यही करती थी या करते थे, आप लोग भी जल्दी करते थे। उस वक्त भी मैं कहता था कि देखें ये नहीं होना चाहिए, और उस वक्त भी मुझे इस पे भी शर्मिंदगी थी कि हमने भी एक दो कवानीन को इसी तरह पास कराया तेजी से, लेकिन उस वक्त ऑपोजिशन जो थी वो चीखती थी कि ऐसे नहीं हो सकता, आप डिबेट करें और डिबेट के बाद करें। अब एक हफ्ते में, यानी जिस वक्त ऑपोजिशन आ गई हुकूमत में और मेजॉरिटी उनके पास आ गई, तो इमीडिएटली उन्होंने वही किया। इसका मतलब है कि कोई शख्स भी इधर बात हक प्रिंसिपल की नहीं कर रहा, हर कोई अपनी कन्वीनियंस को देख रहा है और कन्वीनियंस के आगे जा रहा है। बहुत शुक्रिया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक रहनुमा माहिर कानून सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।